जो विद्यार्थी नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में जो है हम नवोदय के ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर आए हैं। बच्चों, जब आप परीक्षा दिलाने के लिए सेंटर में जाओगे, आप अपने टेबल पर बैठोगे, तो आपको जो है इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसमें टोटल 80 प्रश्न होंगे और जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, हमने अनुभव किया है कई विद्यार्थी जो है घबरा सा जाते हैं। पूरी तैयारी करके गए रहते हैं, उसके बाद भी उसके मन में घबराहट सी रहती है कि क्या हम प्रश्नों को बना पाएँगे कि नहीं बना पाएँगे। तो सबसे पहले आप जो है अपने मन में रिलैक्स से रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है, उनको सभी को आप बना लेंगे, ऐसा मान के चलिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न मिलेंगे आपको परीक्षा में, वो बिल्कुल नए प्रकार से होंगे, क्योंकि परीक्षा जो है ऐसे प्रश्नों पर होता है जिसको हमने बहुत कम अभ्यास किया है। उसके पैटर्न को तो हमने फॉलो किए हैं। जैसे आप लाभ-हानि वाले प्रश्न हल करते हो, लाभ-हानि आपको निकालना आता है, लेकिन उदाहरण बिल्कुल नए प्रकार के दिए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का आज अभ्यास कराया जाएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में आप रणनीति से क्वेश्चन को बनाएँ। अर्थात 2 घंटे का जो समय होता है, उसमें डेढ़ घंटे के भीतर अर्थात आधा घंटा पहले ही सभी क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएँ, ये यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आप जानेंगे कि जो गणित के जो प्रश्न आते हैं, गणित के जो प्रश्न आते हैं काफ़ी कठिन होते हैं, तो उनको सरलता से किस प्रकार से हल किया जाए। क्योंकि हम सभी प्रश्नों को सूत्र लगा करके स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, तो काफ़ी समय लगता है। तो इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि कम से कम समय में गणित के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए। आपको बता दें कि जब परीक्षा नज़दीक आती है बच्चों, तो आप जो है पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। तो उसी कारण आज हम आपके बीच 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको लेकर आए हैं। 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, काफ़ी कठिन था। कई प्रश्न पहले बार बच्चों को पढ़ने को मिला। तो आप सोचिए कि आप यदि पूरी तैयारी के साथ गए हैं और वहाँ आपको बिल्कुल नए प्रकार के क्वेश्चन मिले, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? तो वही स्थिति 2019 में विद्यार्थियों के साथ थी। तो इस बार भी इसी प्रकार की संभावना है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक अटेंड करना। ये आपके क्लास है, बेहतरीन क्लास होगा। अगर आप 1 मिनट भी इसका मिस करते हैं, तो मान के चलिए आप महत्वपूर्ण जानकारी को खो रहे हैं। आपने बहुत अच्छा तैयारी किया है नवोदय का। अब इस वीडियो को भी लगभग ये डेढ़ से 2 घंटा का वीडियो होगा, क्योंकि हम पूरा यहाँ पर 80 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पूरा एग्ज़ाम का समय लगेगा, तो रिलैक्स होकर के आप एक जगह बैठ जाइए और बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के बैठिए और इसको क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? आप देख रहे हैं उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपको ओएमआर शीट भरना भी सिखाएँगे कि कैसे-कैसे ओएमआर शीट भरा जाता है, ठीक है? इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर को फिल अप करना होगा जब परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद ये जो नंबर है, परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, इसको आपको रोल नंबर ये सॉरी ओएमआर शीट में आपको भरना है। ओएमआर शीट किस प्रकार से भरेंगे, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बता दिया है। उस वीडियो को आप देख लेना, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है? इसको तो आपको भरना ही है, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, जो पहला प्रश्न है, वो आया है चित्र वाला, मानसिक योग्यता के प्रश्न, जो कि खंड 1 है। अब खंड 1 में भाग 1 देखिए, इसके टोटल 10 भाग होते हैं। इसमें जो भी चित्र आया है, तो उसका सबसे पहले आप निर्देश को ध्यान से पढ़िए कि इसमें निर्देश क्या दिया गया है, ये पहली चीज़ है। निर्देश ध्यान से पढ़ने के बाद हो सकता है अभी इस चित्र को जो आप देख रहे हो, आपके लिए सरल हो चुका होगा, क्योंकि इसका अभ्यास बार-बार कर चुके हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पहले बार मिला, तब हम देखते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन लग रहा है। क्यों कठिन लग रहा है? क्योंकि सभी जो है एक जैसे दिख रहा है और इसमें हमको ढूँढना है जो अलग है, बाकी तीनों से अलग है ना भई? बाकी तीनों से जो अलग है, उसको ढूँढना है। तो यहाँ पर सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सब में प्लस का निशान है ना भई? तो थोड़ा-सा मुझे कठिन लग रहा है ये। तो जब आपको लगे कि ये प्रश्न कठिन हैं, तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको स्किप कीजिए, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए कि इसको हम नहीं बनाए हैं, बाद में बनाएँगे, अभी नहीं बना रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ।
तो इसको छोड़कर आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं जो दूसरा प्रश्न है, वो लग रहा है कि सरल है, क्योंकि इसमें अलग को ढूँढना है। तो अलग को ढूँढना है तो देखते हैं ध्यान से, क्या इसमें समानता है पहले देखेंगे, फिर अलग ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पहले समानता को ढूँढते हैं। ये त्रिभुज है, 3 गोला है। यहाँ पर चतुर्भुज है, 1 2 3 गोला है। यहाँ चतुर्भुज है, 4 गोला है। यहाँ पर पंचभुज है, 1 2 3 4 5, 5 गोला है। हमने देखा त्रिभुज के लिए 3 भुजा, इस वाले चतुर्भुज में 3 भुजा, इस वाले चतुर्भुज में 4 भुजा, इस पंचभुज में 5 भुजा। अर्थात जितनी भुजा अंदर की आकृति है, उतने ही गोला बने हुए हैं 3 चित्र में, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका उत्तर होगा। यहाँ पे हल्का सा टिक लगाएंगे और ओएमआर शीट में जो है उत्तर लगाएंगे, गोला लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा का बी। दूसरा कहाँ पर है? ये ओएमआर शीट है। तो चलिए हम इसके लिए पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, नीला पेन। ठीक है, अभी बाल पेन यूज करेंगे नीला पेन का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं दूसरा का, कौन सा नंबर आया? दूसरा का आया बी। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से किस प्रकार से आपको हल करना है। अब उसके बाद ये जो प्रश्न है तीसरा नंबर, इसमें अलग कौन है? बड़ा आसान है, आर यू एन, यू एन आर, एन के यू, आर एन यू। 3 में देखेंगे आर यू एन से बने हुए शब्द है और यहाँ पर एन के यू अलग है, तो ये अलग हुआ, है कि नहीं? तो तीसरा का सी, ये तीसरा सी, इस प्रकार से आप इसमें क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। ओएमआर शीट में जब आखिरी में गोला लगाते हैं एक साथ, तब क्या प्रॉब्लम आती है इसको भी मैं बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, ध्यान से देखिए अलग कौन सा है। एक बार में समझ में आ रहा है, जब हम यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये अलग दिख रहा है, क्योंकि तीनों में समानता है। तीनों में 2 गोला इस प्रकार से चिपका हुआ है कि एक दूसरे का हिस्सा दिख रहा है एक के ऊपर दूसरे में, लेकिन यहाँ पर तीनों गोला चिपका हुआ है, फूल जैसे आकृति दिख रहे हैं, तो ये बाकी तीनों से अलग है। तो चौथा का डी। इस प्रकार से आपने देखा कि बड़ी आसानी के साथ 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल कर लिए। अब एक जो प्रश्न है कठिन लगा, उसको हमने छोड़ दिया है बाद में बनाने के लिए। अब जो है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5वां। इसमें जो निर्देश है ध्यान से पढ़िए, दूसरा खंड में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर समरूप चित्र को चुने कहा गया। इसका मतलब यहाँ पर जो चित्र है, ठीक इसी प्रकार से एक चित्र यहाँ पर भी है, उसको ढूंढना है। तो इसको थोड़ा सा अपोजिट चलो। देखो इसमें क्या कहा गया था, इसमें असंगत को छांटना था, जो अलग है। तो हमने क्या देखा कि कौन कौन एक जैसे है, 3 को एक जैसे देखा, तो चौथा खुद ब खुद अलग हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसी प्रकार से कौन सा है, तो हम देखेंगे इसी प्रकार से कौन सा नहीं है, उसको देखते जाएंगे, तो जो कौन सा है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाइन है, यहाँ पर भी 2 खड़ी लाइन है, 2 खड़ी लाइन यहाँ पर भी है, 2 खड़ी लाइन यहाँ पर भी है, इसमें 1 खड़ी लाइन है, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन है, तो यहाँ पर 2 लाइन है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें भी 2 लाइन है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें 3 लाइन। अब देख सकते हो 4 में से 3 उत्तर नहीं है, इसका मतलब जो सी बचा अकेले, वही इसका सही उत्तर है। तो हम 5वां का सी को उत्तर गोला लगाएंगे। 5वां का सी यहाँ पे हम गोला लगा दिए। ठीक है, अब जो है प्रश्न क्रमांक 6वां, देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक आपको मिलेंगे। मानसिक योग्यता को हल करने का भी ट्रिक होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसी ही आकृति कहाँ पर है, तो वही तरीका अपनाएंगे। कोई एक हिस्सा को देख लें, जैसे इसको ढूंढते हैं, इसको ढूंढते हैं, बाकी चित्र में इसमें नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। बाकी तीनों में है, देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कोई और हिस्सा, जैसे कि यहाँ पर हम एरो को देख रहे हैं, तो इस जगह अब देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको हम क्रॉस कर चुके हैं। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कट गया। अब हम देखते हैं ये बीच वाली आकृति सब में है। अब इसको देखते हैं, जो पेंडुलम की टाइप दिख रहा है, इसको ढूंढते हैं, इसमें नहीं है। अब देखो 4 में से 3 कट गया, क्या बचा? अकेले बचा, यही इसका सही उत्तर है, 6वां का सी। अब उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7वां। देखो ओएमआर शीट में आप सावधानी पूर्वक गोला लगाना, ठीक है? मैं बताऊंगा कहां कहां इसमें गलती होता है। अब इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 7वां, ध्यान से देखो इसी प्रकार की आकृति कहां पर है, इसको ध्यान से देख लो। अब हम देखते हैं ऊपर इस आकृति को, ये वाला हिस्सा को,
तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और किसी और को देखना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो इसमें नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा, इसमें है, इसमें नहीं है। तो अब हमारे पास बी और डी बचा। अब उसके बाद इसको देखते हैं, नीचे की ओर बी में भी नहीं है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब देख सकते हैं। अब डी को तुलना कर लो, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सातवां का जो डी है वही सही उत्तर है। ठीक है, सातवां का डी, यहां पर हम गोला लगाएंगे। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, ये इस खंड का आखिरी प्रश्न है, दूसरे भाग का, खंड एक का जो दूसरा भाग उसका आखिरी प्रश्न है। चार चार प्रश्न आते हैं। अब हर भाग में कोई ना कोई एक प्रश्न कठिन होता है, वैसी कठिनाई इसमें मुझे लग रहा है। फिर भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं, शायद जल्दी आंसर मिल जाए। अब यहां पर देख सकते हो एरो का निशान है, ये जो है इस ओर है, यहां पर इस प्रकार से गोला बना हुआ है। इसी को ढूंढते हैं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आउट हो गया। अब आपके पास सोचने के लिए बी और डी बचे, तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, ये जानने के लिए कोई और आकृति को देखते हैं, इसका। अब इसको ढूंढते हैं, ये वाली आकृति को, इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से आठवां का बी आपका सही उत्तर हुआ, तुरंत गोला लगा दीजिए। ठीक है, अब जो है प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 9वां देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर भाग 3 शुरू हो गया, अर्थात तीसरे प्रकार का चित्र शुरू हो गया, जिसमें देख सकते हैं कहा गया है कि दाईं ओर दिए गए उत्तर आकृति, अच्छा, प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। अच्छा, इसमें एक भाग लुप्त, आकृति पूर्ति करना है कहने का मतलब। इसमें शर्त दिया गया है बिना दिशा परिवर्तन के, अर्थात जो ऑप्शन है उसकी दिशा को आपको बदलनी नहीं है, जैसा दिया है उसी आधार पर आपको ढूंढना है। अब हम यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा आएगा, हम देखते हैं ये जो 3 लाइन है, इसका जो एरो है बीच अर्थात सेंटर की ओर है, तो अगला जो आएगा इसी प्रकार से सेंटर की ओर ही आएगा। अब देखते हैं कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, क्योंकि इसका मुंह तो उस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, साइड जो है, तो ऑप्शन डी होगा। तो 9वां का डी इसका उत्तर होगा। क्या होगा? 9वां का डी। तो चलिए 9वां का डी कहां पर है? 9वां है। अब प्रश्न क्रमांक 9वां, ये ऑप्शन डी, इसको हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10वां। ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक पैटर्न होता है बच्चों। क्या होता है बता रहा हूं, ये 4 हिस्सा में बटा रहता है ऐसे, तो 4 हिस्सा में बटा रहता है, तो इसको मानो पहला खंड, इसको दूसरा खंड, इसको तीसरा खंड, इसको चौथा खंड। जो परिवर्तन पहला खंड होकर दूसरा हुआ है, सेम तीसरा और चौथा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसा पहला है वैसा दूसरा है, लेकिन यहाँ पर उसकी दिशा बदली हुई है, तो इसका मतलब इसका भी दिशा बदलेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, और यहाँ पर शेडो होगा, होगा कि नहीं होगा यहाँ पर शेडो। अब देखते हैं इसी प्रकार से कहाँ पर है, यहाँ पर लाइनिंग भी होगा इस तरफ से, और यहाँ पर डॉट 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 भी होगा। हम देखते हैं ऑप्शन सी और डी दिख रहा है, जल्दबाजी में आप दोनों में से किसी को मत लगाना, देख लेना कि वास्तव में सी है कि वास्तव में की डी है। हम देखते हैं यहाँ पर शैडो ऊपर की ओर है, यहाँ पर शैडो नीचे की ओर है, जो काला रंग में है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी नहीं है ना भाई, इसका तो दिशा अलग है। अब हमें मिल गया कौन सा? ऑप्शन सी। तो 10वां का सी उत्तर होगा। तो इस प्रकार से 10वां को हम कहां पर है? यहाँ पर। तो 10वां प्रश्न का जो ओएमआर शीट में जगह है कहां पर है? ये। और 10वां का सी। इस प्रकार से तुरंत अब गोला लगाएंगे। तुरंत गोला लगाने से क्या फायदा है, और लास्ट में एक साथ गोला लगाने से क्या नुकसान है और क्या फायदा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन हल होने के बाद। अब उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। इसको भी पूरा करना है, तो जो आकृति पूर्ति वाले आता है उसको आप पेंसिल से इसी प्रकार से पूरा कर लो, ये सबसे सरल तरीका है। इसी प्रकार से पूरा कर लो जैसा उसमें है। ठीक है, अब उसके बाद ये आप देख लो, इसी प्रकार से डॉट बना दो। अब देखो कहां पर है, ए नहीं है, यहां पर चौकोन है, बी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डार्क वाला जो है वो लास्ट कॉर्नर में है,
सी ये भी नहीं है, डॉट डॉट पीछे आ गया। डी, अब बाकी जब नहीं है तो डी ही उत्तर होगा, है ना भाई? अब लगा के भी देख सकते हैं, तो इस प्रकार से डी इसका सही उत्तर है। तो 11 का डी, 11 प्रश्न क्रमांक यहाँ पर है, इसका डी यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर गोला लगाएंगे। वीडियो को लाइक किए कि नहीं किए अभी तक? लाइक कर दो जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हो लाइक करो, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12। जैसा कि हमने अभी बताया था कि यह पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा है। जो पहला और दूसरा होता है वैसे ही तीसरा और चौथा होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसा पहला खंड है उसी प्रकार से दूसरा खंड है, तो जो तीसरा खंड है उसी प्रकार से चौथा खंड होगा। तो इसी प्रकार से आकृति कहाँ है पर देख सकते हो, आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन ए है, तो 12 का ए, 12 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर। ठीक है, अब जो है प्रश्न क्रमांक 13। अभी तक हमने 12 प्रश्न हल कर लिए और समय कितना हुआ वीडियो को आप देख लीजिए। शुरू का जो 5 मिनट था वो तो प्रस्तुतिकरण पर था कि हम क्या सीखने वाले हैं, उसके बाद का देखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13, 13 जो प्रश्न है अर्थात 13 से कहाँ तक जाएगा, 13, 14, 15, 16, ये 4 प्रश्न जो है खंड 1 का भाग चौथा है। इसमें क्या कहा गया देख सकते हो, ये एक प्रकार से श्रेणी क्रम अर्थात श्रृंखला वाले प्रश्न हैं। श्रृंखला वाले प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है। तो पहला जिस प्रकार से परिवर्तन होकर के दूसरा बना है उसी प्रकार से तीसरा परिवर्तन होगा और तीसरा के साथ चौथा बनेगा। तो चेंजेस क्या हुआ है अर्थात इसमें बदलाव क्या हुआ है बच्चों, इसको हमको समझना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तीनों को एक साथ देखते हैं तो सबकी आकृति जो है एक जैसे दिखा रहा है, बड़ा सा त्रिभुज। तो बड़ा सा त्रिभुज सभी में है। अब उसके बाद ध्यान से देखते हैं, यदि हम इस लाइन की बात करें इसकी, तो इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है। ठीक है, अर्थात पहले ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है, इसका मतलब अब ऐसे होगा। तो जो त्रिभुज बनेगा उसमें इस प्रकार से रहेगा। अब देखते हैं कि पहला तो नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन बी है उसी प्रकार से, ऑप्शन सी भी उसी प्रकार से है, ऑप्शन डी में डबल लाइन है, ये नहीं होगा। अब हम बी और सी दोनों को तो नहीं दे सकते, और ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें गुणा है, धन है, ऋण है, सेम इसमें भी है वैसे ही इसमें भी है। अब इसमें देखते हैं, इसमें गुणा है, बराबर है, धन है, गुणा है, ऋण है, धन है। इसका मतलब ये सही उत्तर नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। अब बच गया क्या, सी, तो सी इसका सही उत्तर है। कौन सा नंबर को बना रहे थे हम, 13, तो 13 का सी, तो 13 नंबर कहां पर है, यहां पर है 13 नंबर। अब इसमें ऑप्शन सी को हम क्या लगाएंगे, गोला लगाएंगे सही तरीके से। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बदला है। इससे बदलाव आया है कि इसका जो पंखुड़ी खाली था उसमें एक फूल बन गया, फूल जैसे आकृति, यहाँ भी हो गया। पहले इसमें बना फिर इसमें बना, अब किसमें बनेगा, इसमें बनेगा। इस प्रकार से हो रहा है ना भाई। तो अब जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से होगा, ऊपर में बनेगा ही बनेगा इस प्रकार से। अब देखते हैं कहां पर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से हम 14 का ए, 14 ए यहां पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, ध्यान से देखेंगे इसको, श्रृंखला वाले प्रश्न है ये भी। अब इसमें थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है क्योंकि सभी जल लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें इसकी दिशा बदल रही है, देख रहे हो घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, स्वास्तिक तो उसी प्रकार से है लेकिन उसके जो किनारे में जो अलग अलग आकृति है उसका स्थान बदल रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक प्लस बना दो। अब किसी एक पॉइंट को, जैसे कि हम इस पॉइंट को ढूंढते हैं कहां पर है, ये अभी यहां पर है, अगले चित्र में इस जगह पर आ गया, देखो यहां पर आ गया। उसके बाद के अगले चित्र में नीचे आ गया अर्थात यहां पर आ गया। तो अगले चित्र में कहां पर आएगा, देखो ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो यहां से यहां पर आएगा। अब इस जगह त्रिभुज कहां पर है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही इसका सही उत्तर होगा 15 का बी। ये हुआ 15, 15 का बी हम यहाँ पर उत्तर लगा दिया। अब कितना समय हुआ है 15 प्रश्न हल करने तक, एक बार घड़ी को चेक करके देखिए, देखते हैं कितना हुआ है। मात्र जो है 19 मिनट हुआ है, जिसमें से 5 मिनट तो लगभग एक्सप्लेनेशन में गए, और चूंकि हम यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है।
जब खुद हल करेंगे तो और कम समय लगेगा। अब प्रश्न क्रमांक 16, ध्यान से देखिए, ये भी श्रृंखला वाले हैं, दिशा बदल रहा है ना भाई। तो अब इस प्लस को देखते हैं कहां पर है, इस जगह पर है। इसमें कहां पर है, नीचे में आ गया। इसमें कहां पर है, इस जगह पर आ गया। इसका मतलब अगला कहां होगा, यहां पर होगा। यहां पर देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 16 का डी। 16 का डी, यहां पर हम क्या लगाएंगे, गोला लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये किस प्रकार से प्रश्न है, इसमें देख सकते हो प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, अर्थात इसमें एक संबंध है। ये सहसंबद्धता वाले प्रश्न हैं। और इसको किस प्रकार से हल करना है, देखिए इसको आप ऐसा समझिए, ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, और ये भी पहला चित्र है, ये भी दूसरा चित्र है। ऐसा समझिए, क्यों बता रहा हूं, ये वाला चित्र में जो परिवर्तन हुआ है तब दो वाला चित्र मिला, 1 से 2 में गया। तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है, चेंजेस में क्या तरीका हुआ, किस तरीके से इसमें बदलाव हुआ है, उस बदलाव को आपको समझना है। यदि उस बदलाव को समझ जाओगे तो इसको बनाने में आसानी होता है। सेम उसी तरीके से, उसी पैटर्न से यहां पर बदलाव करना है। तो यहां पर देख सकते हो आकृति तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे है, लेकिन इसकी दिशा बदले हुई है। जो इस तरफ था वो इस तरफ हो गया, जो इसका झुकाव इस तरफ था वो इस तरफ हो गया। ऐसी स्थिति कब होती है, आप जानते हैं, दर्पण वाले चित्र का अभ्यास किए हैं। मान के चलिए कि यहां पर दर्पण रखा था तो इसका आकृति इस प्रकार से हो गया। तो ठीक यही कंडीशन यहां पर भी होगा। ये जो इस तरफ है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कहां कहां पर है, इसमें तो नहीं है, बाकी 3 में है। ये एरो का निशान इस तरफ हो जाएगा, बाकी तीनों में है। ये जो त्रिशूल जैसा बना हुआ है ये नीचे की ओर हो जाएगा, तीनों में है। अब अंतर क्या है, अंतर है ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा भी ऊपर की ओर है कि नहीं। तो इसमें भी ऊपर की ओर यहां पर आएगा। यहां पर आएगा कहां पर, देख सकते हैं ऑप्शन बी। ये तो नीचे की ओर आएगा, तो ये ऑप्शन बी। नीचे की ओर कब आता, जब इसमें बदलाव ऊपर से नीचे की ओर पलटता। अभी ये लेफ्ट से राइट पलटा है। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 18, अच्छा अभी ओएमआर शीट में नहीं लगा पाए क्या, भूल गए क्या, 17 का बी। तो देखो 17 कहां पर है, हाँ 16 तक लगाए थे, 17 का बी। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 18, ध्यान से देखिए क्या हुआ है, इस चित्र और इस चित्र में क्या बदला हुआ है। आकृति वही है, केवल दिशा बदला है। ये जो ऐसे था वो घूम करके इस प्रकार से हो गया, है ना भाई, इस प्रकार से हो गए हैं। तो यहां पर ये भी घूमेगा, किस तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ घूमेगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा, इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। अब देखिए कहां पर ऐसी आकृति, ऑप्शन डी। तो 18 का डी, ये 18 और ये डी। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 19, ध्यान से देखिए क्या हुआ है। ये क्रॉस है, गुणा के निशान जैसे दिख रहा है, और इसमें इसको बड़ा कर दिया, इसको लंबा कर दिया है, बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर प्लस है तो इसको भी बड़ा किया जाएगा इस प्रकार से, है ना भाई। ये देख, अब देखिए कौन सा बना, ऑप्शन बी। तो 19 का बी हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, 19 का बी। अब प्रश्न क्रमांक 20, देखिए ध्यान से क्या बदला हुआ है। यहां त्रिभुज है, इस जगह वृत्त आ गया। यहाँ चतुर्भुज है, चतुर्भुज आ गया। यहाँ वृत्त है, त्रिभुज आ गया। मतलब क्या देखते हैं कि जो त्रिभुज अंदर में है वो अंदर का अब यहाँ पर बाहर आ गया, जो वृत्त बाहर था वो अंदर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो वृत्त अंदर है वो बाहर हो जाएगा, और जो त्रिभुज है वो अंदर हो जाएगा, और जो वर्ग है वो उसी जगह पे रहेगा। देखेंगे कहां पर है, देखिए ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी है, यहाँ पर ऑप्शन सी को लगाएंगे। कौन सा नंबर का प्रश्न है, 20 का सी। तो 20 का यहाँ पर सी, 20 का यहाँ पर हम लगाएंगे सी को। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21वां, मैं बहुत सारी सावधानियां भी बताऊंगा, स्किप मत करना। मैंने शुरू से कहा था, लंबा समय होगा वीडियो तो आप भूल जाओगे। आपको शुरू से कहा था कि इसमें टोटल एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रश्न है,
प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय आकृति दिया गया है जिसका एक भाग गायब है। देख सकते हो एक हिस्सा को गायब कर दिया गया है, इसके टुकड़े को आपको ढूंढना है। तो ऐसे में आपका जो अभ्यास रहता है अक्सर वर्ग पूर्ति के लिए रहता है, लेकिन अब इसको वर्ग पूर्ति की जगह ज्यामितीय चित्र के रूप में पढ़िए। ज्यामितीय चित्र में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त ये सभी आता है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये किसका चित्र है। ये अगर पूरा रहता है तो ये देख सकते हो एक त्रिभुज का चित्र था ऐसे, तो इसको त्रिभुज पहले बना दो। अब इसमें जो जो एक्स्ट्रा आकृति है उसको भी बना दो, एक्स्ट्रा जो निशान है। अब उसके बाद देख लो कि ऐसी आकृति कहाँ पर है। देख सकते हो इसी प्रकार से कहाँ पर ए पर है, तो 21 का ए, 21 का ए बहुत ही सरल होता है। ये आकृति पूर्ति और वर्ग पूर्ति के जो सवाल होते हैं बहुत सरल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 21 कहाँ पर आ गया, कहाँ गया, हाँ ये 21 का कौन सा लिए थे, 21 का ए। तो देखो 21 का हम ए को लगाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा पहुंच गए, 22। ये किसकी आकृति है, किसका टुकड़ा है। अभी तो आयत दिख रहा है, लेकिन इसको बनाना क्या पड़ेगा, वर्ग बनाना पड़ेगा। तो वर्ग बनाएंगे तो ये जितना लंबा है उतना लंबा इसको करना पड़ेगा, तो कर दिए, ये भी कर दिए। अब इसको जोड़ दिए, क्या बना, देखो क्या बना, यहाँ पर देख सकते हो सी जैसी आकृति है उसी प्रकार से बना है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। तो 22 का सी, 22 कहाँ पर, यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तुरंत हम लगाएंगे गोला। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 23 ध्यान से देखेंगे। ये वर्ग तो बन सकता है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके माध्यम से वर्ग बने। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाए थे इसको। अब देखो कौन सी आकृति मिला, ऑप्शन ए मिला, बहुत सरल होता है ये। अब देखो 23 प्रश्न हल कर लिए, 23 का कौन सा गया, 23 का ए, तो 23 का यहाँ पर ए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 ध्यान से देखिए इसको। ये आपका आधा हिस्सा है, इसको पूरा करेंगे इसी प्रकार से। तो ये गोल की आकृति है ना भाई, वृत्त की आकृति है, पूरा करते हैं। चलो ये वृत्त बन गया। अब देखो कैसा बना, इसी प्रकार से कहां पर मिला है, ऑप्शन बी मिला है ना भाई, तो बी इसका उत्तर होगा। तो 24 का बी, ये 24 है, ये बी। अब उसके बाद 25 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। अगला खंड में पहुंच गए। देखो अगला खंड अर्थात 7वां खंड। अब देख सकते हो उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ पर दर्पण बना हुआ है। तो दर्पण की जगह कई बार जल प्रतिबिंबित दे देता है, तो ऐसे रहेगा, मतलब ये भी दर्पण जैसे ही मान के चलो, क्योंकि जल में भी उसी प्रकार की आकृति बनते हैं। अब इसकी स्थिति को समझना है। अगर यहाँ पर है इसका मतलब दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है। अगर इस प्रकार से रहता तो मतलब दर्पण ऊपर था, इधर रहता तो लेफ्ट तरफ, इधर रहता तो नीचे तरफ, और अलग अलग स्थिति के अनुसार से इसकी बनावट बदलती है। तो यहाँ पर देखो दर्पण है, तो तरीका क्या होगा, देखो दर्पण के पास में, दर्पण के पास में कौन सा हिस्सा आ रहा है चित्र का, एन आ रहा है, एन का ये वाला हिस्सा आ रहा है। उसके बाद ये इस तरफ से पलट जाएगा ये वाला हिस्सा, फिर एन ऐसे बनेगा। अब देखो ऐसी एन कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है शुरुआत में, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब एन के बाद आ गया ए। तो अगर ए के लेफ्ट में या राइट में कोई भी दर्पण रहता है तो उसका प्रतिबिंब बदला हुआ महसूस नहीं होता, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। लेकिन यदि एज के ऊपर में अगर दर्पण हो तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अभी चूंकि इस तरफ है तो इसके बनावट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हो जाएगा कौन सा, ये वाला ए आएगा। ये तो उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है सही है, 25 का बी। ये 25 है, यहाँ पर बी है, हम गोला लगाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक कौन सा, प्रश्न क्रमांक है 26। ध्यान से देखिए, दर्पण यहाँ पर है, तो दर्पण का कौन सा हिस्सा सामने है, सॉरी चित्र का यह हिस्सा दर्पण के पास में है, तो इसी से शुरुआत होगा, इसी से शुरुआत होगा। देखो कि कहां पर है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब उसके बाद नीचे में एक चक्री टाइप का बना हुआ है, इसको देखते हैं, इसमें है, इसमें तो ऊपर है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। तो 26 का सी, 26 यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, हम सी पर गोला लगाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 27। 27 देखिए ध्यान से, दर्पण यहाँ पर है, ये तिरछी लाइन ऊपर में यहाँ पर खत्म हो रहा है,
तो ये ऐसे ही चलेगा। अब ऐसे वाले कहाँ पर है? इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। अब उसके बाद यहाँ पर वृत्त ऊपर में है, तो यहाँ पर आएगा। देखो कहाँ पर है? इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें नीचे में आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी उत्तर है। तो 27 का सी। ये 27 है, ये सी है, हमने गोला लगा दिया। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 28। दर्पण कहाँ पर है? यहाँ पर है। तिरछी लाइन यहाँ पर है ऊपर की ओर, इसका मतलब इस प्रकार से होगा, है ना भाई। अब देखो ये है, ये नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं। अब पहला और सॉरी ए और सी, तो यहाँ पर देखो इसका भी दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसमें तो नहीं बदला है, ये भी नहीं होगा। अब ए बस बचा, ये इसका उत्तर है ना भाई। देख लो 28 का ए, ये 28 है, यहाँ पर ए है, इसको हम क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको ठीक से गोला से भरेंगे, मतलब पेन से इसको बढ़िया हम डार्क करेंगे। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 29, 8वां खंड है। ये किस प्रकार से देख लो, ये जो है आप देख सकते हो कागज के टुकड़े वाला है। तो कागज के टुकड़े का जब आएगा तो उसको कैसे हल करना, देखो सबसे पहले देखना कि कागज को सबसे पहले किस तरफ मोड़ा गया है। नीचे से ऊपर मोड़ा गया है, ये एरो का निशान बताता है कि नीचे को पकड़ के ऊपर मोड़ा गया। तो ये जो है इस प्रकार से बन गया। अब इतना बनने के बाद इसमें देखोगे इस तरफ मोड़ा गया, अर्थात इसको पकड़ करके ऐसा मोड़ा गया इस तरफ, लेफ्ट तरफ। तो इतनी आकृति बनी, इतनी आकृति बनी। उसके बाद देख सकते हो तीसरे में और मोड़ा गया, अगर एरो का निशान है मतलब मोड़ा गया है, यहां से पकड़कर तिरछा मोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर डॉट 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 है, मतलब इसमें स्याही लगाया गया। तो स्याही लगाया गया, अब इसको हमको ओपन करना है। तो ओपन करना है तो जहां जहां एरो है वहां वहां दर्पण है, मान के चलिए। और अब एरो की दिशा इस तरफ था, तो अब इसको खोलोगे तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, अपोजिट। अब इसको हम खोलेंगे, है ना भाई। खोलेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, और जो डॉट डॉट यहाँ पर था अब उसके ठीक नीचे भी इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो ऐसी डॉट डॉट कहाँ पर मिला है, 2 बार, अर्थात 2 लाइन इसमें मिला है। ए में मिला है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। तो ए या सी हो सकता है। अब उसके बाद चूंकि इसका एरो इस तरफ है तो हम इसको खोलेंगे इस तरफ, यहाँ पर दर्पण लगा है मान के चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ऐसी कहाँ पर है, इसमें तो एक ही दिशा में दोनों, है ना भाई। तो ये उत्तर नहीं होगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए दर्पण है, ऐसा मान के चलिए, हुआ कि नहीं हुआ, वही मिल गया ना भाई। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है, और कागज को खोलने की आवश्यकता नहीं है। जब उत्तर मिल जाएगा तो खोल के देख लेना, यही मिलेगा 29 का सी। ये 29 है, और सी में हमने क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, ठीक है। आपके कमेंट का मैं वेट करता हूँ, पढ़ता भी हूँ आपके कमेंट को। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 30। कागज को ऊपर से नीचे मोड़ा गया, यहाँ पर एरो का निशान नीचे है। उसके बाद राइट से लेफ्ट मोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर काट दिया गया, ऊपर और नीचे छोटा छोटा। अब इसको खोलेंगे तो इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर भी बनेगा। देखो ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर कट हो चुका है तो यहाँ पर भी कट होगा। अब उसके बाद इसको ऊपर खोलेंगे तो सेम इसी प्रकार से आकृति और बनेगा, है ना भाई। बनेगा कि नहीं बनेगा, ढूंढ लो ऐसी आकृति कहाँ पर है। ऑप्शन ए है 30 का, है ना, बाकी तो नहीं है। तो ऑप्शन ए, ये हुआ 30, 30 का ए। 30 प्रश्न हो गए, कितना समय होगा देखते हैं। देख सकते हैं 30 प्रश्न 33 मिनट, ठीक है, पूरा बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कहां पर है, समझा रहे हैं इससे समय लग रहा है बच्चों। अब उसके बाद 31 प्रश्न देखते हैं। कागज को मोड़ा गया है। अब यहां पर देखेंगे कागज कहां से मोड़ा गया है, नीचे से मोड़ा गया ऊपर की ओर तिरछा। अब उसके बाद ऊपर से नीचे तिरछा मोड़ा गया, तो इस प्रकार से आकृति बना। अब यहाँ पर छेद किया गया है ईंट आकार में। तो एक बार ऑप्शन को देखते जाना, ऐसी कहाँ कहाँ बना है, इसी जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ना भाई, बाकी में तो नहीं है। अब इसको खोलेंगे तो ये यहाँ से पलटकर तिरछा खुलेगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा, तो ये हूबहू ऐसे नहीं बने, यहाँ से देख सकते हो ये ऐसी आकृति बनेगी तिरछा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देख सकते हो ये जो आकृति कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन सी में। इसको और खोलेंगे तो सेम यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हुआ, 31 का सी।
ये 31 है और ये C है, हमने लगा दिया गोला। ठीक है, गोला लगाना भूलना मत, जहां पर लगाना है वहीं पे लगाना है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 32, ध्यान से देखो इसको, ऊपर से नीचे, फिर लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर छेद किया गया है अर्थात काटा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनेगा, खोलेंगे तो फिर ऊपर में भी बनेगा, है ना भाई। देख सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन सी। तो 32 का हुआ सी, तो ये 32 ऑप्शन सी। अब प्रश्न क्रमांक 33, ध्यान से देखना, 33 से 36 तक क्या दिया गया है, समझ गए क्या दिया है, ये कट आउट है। इस कट आउट से हमको एक चित्र बनाना है, तो चित्र पहले से बना हुआ है, उसको ढूंढना है। क्या तरीका होगा, सबसे पहले कट आउट को गिन लो कितना सारा है, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर जो है 4 है, तो 4 टुकड़ा इसमें भी होना चाहिए, 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो सभी संख्या के दृष्टिकोण से बराबर है। अब हम किसी एक टुकड़ा को ढूंढते हैं, चलो इसको ढूंढते हैं। ऐसी लंबा वाला आयत कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, सी में, डी में भी है, दो है तो दो दोनों में है। अब हम देखते हैं, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा है, इसमें एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा है, इसमें दोनों टुकड़ा बराबर है, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑप्शन सी उत्तर होगा। तो 33 का सी, 33 कहाँ पर, यहाँ पर है, 33 का सी उत्तर होगा, 33 का सी। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा, 34, ध्यान से देखो, इन टुकड़ों से, तीनों टुकड़ों से मिलाकर एक चित्र बनाना है, ये तो बहुत सरल है, ये दिख रहा है, ऑप्शन बी है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। 34 का बी, 34 का बी, तो कहां पर है 34 नंबर, 34 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो 34 का बी हम यहाँ पर लगा दिए। अब प्रश्न क्रमांक 35, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, ये नहीं होगा, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 4 ये नहीं होगा। अब बी और सी को ध्यान से देखो, इसको देख लिए, इसको देखो, हमको ये अंतर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा चौकोर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब यही उसका उत्तर देख सकते हैं, ये टुकड़ा यहाँ पर है, ये टुकड़ा यहाँ पर है, और ये टुकड़ा यहाँ पर है, तो ऑप्शन 20 का उत्तर हुआ 35 का बी। 35 कहाँ पर है, ये 35 का बी यहाँ पर बन गया। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा, 36, ध्यान से देखिए, 3 टुकड़ा है, 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब इसको ढूंढते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा इसमें है, इसमें नहीं है, बड़ा वाला है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब इसको ढूंढते हैं, त्रिभुज है, इसमें ये बड़ा है, ये नहीं है, तो 3 तो कट गया, कौन सा बचा, ए बचा ना भाई, तो 36 का ए, ये हुआ 36 का ए। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा, 37, ध्यान से देखिए, आखिरी खंड है, 10वां खंड शुरू हो गया, आखिरी खंड। ऐसी आकृति आपको ढूंढना है, निर्देश को ध्यान से पढ़ना भाई, आप लोग जो निर्देश इसमें दिया जाता है उसको पढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ पर जो एफ है, इसी प्रकार से कहाँ पर है, देखो इसमें नहीं है, नहीं दिख रहा है ना। उसके बाद इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें शायद ये है, दिख रहा है ऐसा, देखो इसमें तो नहीं है, तो इस प्रकार से कहाँ पर मिला, ऑप्शन सी में, 37 का सी, ये 37 है, ये सी यहाँ पर है, सी को हम लगाएंगे गोला। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 38, देखिए ये जेड आकार में है, जेड ही है, इसमें भी जेड है, देखो यहाँ पर, लेकिन ये साइज में बड़ा है। इसमें भी जेड है क्या, देखते हैं, इसमें भी जेड नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं, इसका साइज भी उसी प्रकार से, ऑप्शन डी होगा, 38 का डी, ये 38 हुआ, ये डी को हमने लगा दिया गोला। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 39, बहुत सरल है, ये आकृति ढूंढना है, यहाँ पर है ऑप्शन बी, 39 का बी, ये 39 का बी। उसके बाद 40, ये इस प्रकार से ढूंढना है, इसमें है क्या, बस कठिन लग रहा है, इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें इस प्रकार से बना दे, ये तो तिरछा बन गया, इसमें अगर यहाँ बनाए यहाँ पे, तो ये भी तिरछा बन गया, यहाँ पर तो सीधा है, ऐसे बनना चाहिए,
इसमें भी नहीं है, अब कहाँ पर है? कहाँ पर यहाँ पर सीधा-सीधा लाइन है, यहाँ पर हो सकता है क्या? अगर हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे कर दें, ऐसे, अरे वाह! यहाँ तो बन गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 40 का, 40 का बी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल हमने 40 प्रश्न हल कर लिए। कितना समय लगा देखो, हमको लगा यहाँ पर 40 मिनट। अब 40 मिनट में आप 10 मिनट को समझाने में लगा दीजिए, जो मैंने समझाया उसमें 10 मिनट को माइनस कर दीजिए, तो 30 मिनट में आपका जो है ये 40 प्रश्न बन जाएगा। अब इसके बाद जो अगला है, आप किसको हल करेंगे? अभी जो कठिन था उसको छोड़े तो छोड़े रहिए, ठीक है? उस पे नहीं जाना है, लास्ट में जाएँगे। अब अगला जो होता है इसमें जो तरीका, तो आप जो है हिंदी का करेंगे कि गणित का, बताइए? मेरा अनुभव ये कहता है, क्योंकि जब गणित को बनाना शुरू करते हैं, तो बनाते-बनाते समय का पता नहीं चलता। इसलिए चित्र के बाद जो है भाषा वाले जो प्रश्न है उसको बना दीजिए। उसके बाद जो है गणित को बनाइए। तो चलिए भाषा को बनाते हैं, क्योंकि उसमें अगर कारण बता रहा हूँ इसका, इसमें मान लो एक आक ऐसा प्रश्न मिल गया जिसमें 5 से 6 मिनट लग गया बनाने में, और लास्ट में आपके पास समय नहीं बचा, तो आपके एक प्रश्न के चक्कर में एक अनुच्छेद पूरा छूट जाएगा, अर्थात 5 प्रश्न छूट जाएगा। तो नंबर तो सब में बराबर है ना? तो इसलिए सबसे पहले चित्र को बनाना, उसके बाद जो है आप भाषा परीक्षण के प्रश्नों को बनाना। तो भाषा परीक्षण में आप जानते हैं अनुच्छेद के ही प्रश्न आएंगे, जो अनुच्छेद रहेगा उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद जो है ना, पहला अनुच्छेद जो है भारत। देखो, अनुच्छेद को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ तरीके समझिए। ध्यान से प्रवाहपूर्ण पढ़ना, अर्थात हाव भाव के साथ पढ़ना। उसके बाद जहां जहां आपको महत्वपूर्ण शब्द लगता है उसको अंडरलाइन करते जाना, ठीक है? अब एक लाइन को एक बार फिर से पढ़ना। एक लाइन क्या होता है देखो, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। यहाँ पर एक लाइन पूरा हो गया, एक पूर्ण विराम है। तो रुक रुक के पढ़े हो तो एक साथ पढ़ना। अभी हमने पढ़ा हाव भाव के साथ, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तट पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। अब यहाँ से यहाँ तक आपको समझना चाहिए क्या बताया गया है। यह पवित्र स्थान अर्थात तीर्थ स्थान चाहे पहाड़ों पर हो, अर्थात पहाड़ पर भी हो, या मैदान में हो, सामान्यतः या तो नदियों के तट पर, नदियों के किनारे स्थित होता है, या समुद्र के तट पर या समुद्र के किनारे पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जाने वाले लोग धार्मिक तो होते हैं, लेकिन केवल धार्मिक लोग ही जाएंगे ऐसी बात नहीं है। वरन मतलब इसके अलावा सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं, ठीक है? कौन कौन आते हैं यहाँ पर दिया गया है। जहां कहीं दो या अधिक नदियां मिलती है, जहां कहीं दो या अधिक नदियां मिलती है, तीर्थ यात्री वहां स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। कौन से स्थान? जहां पर दो या अधिक नदियां मिलती है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है। कैसा स्थान? इसी प्रकार से पवित्र स्थान जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह हुआ अनुच्छेद पूरा। अब इस अनुच्छेद के पश्चात जो प्रश्न उसको ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें देखेंगे क्या कहा गया। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले और बच्चे, पर्यटक, व्यापारी, समुद्री यात्री। तो बच्चे भी जाते हैं, व्यापारी भी जाते हैं, समुद्र यात्री भी जाते हैं, है ना? लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद में पर्यटक की बात कहा गया है, तो इसका उत्तर पर्यटक होगा। तो 61 का बी। अब हम OMR को निकालेंगे, देखेंगे 61 नंबर कहां पर है। ये जो लाइन है आखिरी वाला कॉलम आता है वो 61 नंबर से शुरू हुआ। तो 61 का कौन सा लिया हमने? 61 का लिया बी। तो 61 का बी यहां पर हम लगाएंगे गोला। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 62 ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सामान्यतया का पर्यायवाची शब्द है? आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप।
अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? अनुच्छेद को देखेंगे कहाँ पर वो शब्द प्रयोग हुआ, सामान्यतः यहाँ पर हुआ है। तो ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तट पर स्थित होता है या समुद्र के तट पर। ये पूरा लाइन को हमने पढ़ा, तो हमको समझ में आ रहा है कि आमतौर पर या तो नदियों के किनारे होता है या फिर सामान्यतः को हम प्रायः भी बोल सकते हैं, प्रायः। अब प्रायः को हम आमतौर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा आमतौर पर। ऑप्शन ए 62 का ए, ये 62 नंबर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा? प्रश्न क्रमांक 63। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या अधिक नदियां मिलती है। ठीक है, इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। विलोम क्या होगा? विलोम अर्थात उल्टा अर्थ वाले शब्द। तो पवित्र मतलब एक बहुत ही अच्छा, जिसमें कोई खोट ना हो, साफ सुथरा। तो ईश्वरीय भगवान का नाम है, धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्मनिष्ठ धर्म के मानने वाला। यहाँ पर अपावन, तो पवित्र का तो अपवित्र होता है और पवित्र को पावन भी बोला जाता है, तो यहाँ पर पावन का अपावन हुआ। तो इस प्रकार से 63 का सी, तो यहाँ पर 63 का ये सी हुआ। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक कौन सा? प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे 64। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र है, साफ और स्वच्छ है, शीतल है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो देखो इसके जो गुण बताए गए हैं, शीतल, साफ और स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक, पवित्र, ऐसा लगता है कि सब सही है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सही है, ये हमको देखना होगा। साफ और स्वच्छ तो है ही है, बहुत सारे नदियों का रहता है। तो गंगा में क्या खासियत है? तो गंगा नदी पवित्र स्थल है, जैसे हरिद्वार में बताया गया ना, भी इसमें अनुच्छेद में लिखा गया यहाँ पर कि ऐसे एक पवित्र स्थान हरिद्वार है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, अर्थात यह जो है पवित्र है। तो इसलिए लोग यहाँ पर पूजा और स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हुआ, 64 का ए। यहाँ पर 64 है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप काफी समय से जुड़े हैं, है ना भाई? अब वीडियो को पूरा अटेंड करके ही जाना। इसमें आप सीख रहे हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्नों को हल करेंगे, ये आप सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको वहां पे करना है। तो उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 65। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे उत्सुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, खोजी होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो देखो, वृद्ध व्यक्ति भी तीर्थ यात्रा जाता है, जो खोजी व्यक्ति है वो भी जाता है, धार्मिक भी जाता है और उत्सुक भी जाता है। उत्सुकता बस जाते हैं। लेकिन क्या जो उत्सुक रहते हैं वो केवल तीर्थ यात्रा जाते हैं कि सभी जगह जाते हैं? तो सभी जगह जाते हैं, घूमने के उत्सुक होते हैं। खोजी जो होते हैं हर जगह खोजने के लिए जाते हैं। वृद्ध आदमी तो तीर्थ यात्रा जाते ही जाते हैं, इसके अलावा कहीं और भी घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो जो है तीर्थ यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर जो है धार्मिक होगा। तो 65 का बी, यहाँ पर 65 है तो 65 का बी इसका उत्तर। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 66। प्रश्न क्रमांक 66 देखो यहाँ पर है। इसके लिए फिर से अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा, तो अनुच्छेद को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद को मैं थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं इस प्रकार से। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। चबाने की गोंद, च्युइंगम की खोज जो है मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। किसकी खोज? च्युइंगम की खोज, जिसको चबाने की गोंद कहा जाता है। किसने किया? मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने किया। उस जंगल में जो लोग रहते हैं उसको मायन लोग कहते हैं, इस अनुच्छेद के अनुसार से। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से, किसके पेड़ से? सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। तरल पदार्थ अर्थात जो बहता है, पानी जैसे होता है, उसको बोलते हैं तरल पदार्थ। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता, अर्थात जम जाता था। वे इसे चीकल कहते थे। क्या कहते थे? चीकल। किसको? उस पदार्थ को जो सैपोडिला के पेड़ से निकलता था, जो चबाया जा सकता था, अर्थात चिकल को चबा सकते थे और वह स्वादिष्ट होता था। ठीक है, आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक, चिकलेरो ये नया शब्द मिला,
कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। अब देखो ये शब्द जो है संयुक्त वाक्य है। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक अर्थात उन श्रमिक को चिकलेरो कहा जाता है जो चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल क्या होता है? वो तरल पदार्थ, ठीक है। इसके बाद इसके टुकड़े इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इसमें टुकड़े बनाए जाते हैं उन तरल पदार्थ का, जैसे गुड़ का होता है ना डिल्ला, उसी प्रकार से बनाया जाता है। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहां इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीजों के साथ मिलाया जाता है। हमने अनुच्छेद पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, खाली स्थान ने चबाने वाले गोंद की खोज की थी। मायन, सेपोडिला, चिकलेरो, गोंद की फैक्ट्री। तो देखो सेपोडिला क्या है? पेड़ है। चिकलेरो श्रमिक को बोला जाता है। गोंद जो है गोंद की फैक्ट्री है। यहाँ पर मायन। फिर भी आप यहाँ पर जो है अनुच्छेद उसके ऊपर पढ़ लेना। चबाने की गोंद है ना, यहाँ पर देख सकते हो चबाने की जो गोंद लिखा हुआ है। एक मिनट, माउस काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट ना। चबाने की जो गोंद लिखा है उसे मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व खोज की थी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसमें क्या आएगा? इसका उत्तर मायन आएगा। तो 66 का ए। तो 66 कहां पर है? 66 है यहां पर। तो 66 का ए हमने लगा दिया गोला। अब उसके बाद 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान में श्रमिक होते हैं जो चिकल का संग्रह करते हैं। देखो हमने अभी अंडरलाइन किया था चिकलेरो, तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकलेरो आएगा। ऑप्शन सी, ठीक है। तो 67 का सी। 67 का सी देखो कहां पर है? 67 ये है यहाँ पर सी। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 68 ध्यान से देखते हैं। चिकल के बड़े टुकड़े कहां भेजे जाते हैं? पुनः चक्रण में, गोंद की फैक्ट्री में, मेक्सिको के जंगल में, कैंडी स्टोरों में। तो अभी हमने पढ़ा कि चिकल जो है उसको इकट्ठा किया जाता है, टुकड़ा बनाया जाता है, उसको गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो ये हो जाएगा बी, 68 बी। अगर कंफ्यूजन होता है तो अनुच्छेद को फिर से पढ़ लेना। 68 बी। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 69 ध्यान से देखेंगे। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय खाली स्थान के लिए। तो सिवाय में, खाली स्थान में सबको पढ़ के देखो। सिवाय नरम बनाने के लिए, सिवाय सुगंधित बनाने के लिए, सिवाय गाढ़ा करने के लिए, सिवाय मीठा बनाने के लिए। तो इसमें किस लिए मिलाया जाता है? यहाँ पर दिया गया देखो, इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गाढ़ा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो गाढ़ा शुरू से रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि गाढ़ा इसमें नहीं आएगा। बाकी तीनों के लिए तो गरम मिलाया जाता है, लेकिन गाढ़ा करने के लिए नहीं मिलाया जाता। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो 69 का सी। ये हुआ 69, ऑप्शन सी। अब हम आखिरी प्रश्न इस अनुच्छेद का, उसके बाद 2 अनुच्छेद और बचा। अब देखते हैं इसमें इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। शीर्षक अर्थात टाइटल, जैसे पाठ का नाम होता है। तो इसमें हमने पढ़ा गोंद के बारे में, चिकलेरो के बारे में, चिकलेरो की कथा जाना, च्युइंगम की कथा जाना। तो हमने देखा इसमें टोटल च्युइंगम के बारे में बताया गया कि कैसे पेड़ से निकलता है गाढ़ा तरल पदार्थ, गाढ़ा हो जाता है, उसको किस प्रकार से बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है, और कैसे गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसमें कैसे कैसे सामान मिलाया जाता है ताकि वो मीठा हो जाए। तो इस प्रकार से इसमें पूरा च्युइंगम का प्रोसेस बताया है। तो ये इसका उत्तर होगा। तो 70 का डी। तो यहाँ पर 70 नंबर कहाँ पर है? ओएमआर शीट में यहाँ पर है। तो 70 का डी में जो है हम गोला लगाएंगे। ये 70 का डी है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? गोला लगाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 71 अर्थात अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं, कहां पर है? अनुच्छेद 3 यहां से शुरू हो रहा है। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। देखो इसको औषधालय कहा जाता है, संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कीटों के नियंत्रण अर्थात कीड़ा को मारने, कीड़ा को नियंत्रित करने में कौन सा? नीम का तेल। और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। अर्थात मच्छर भगाने के लिए भी, मच्छर के प्रतिरोध करने के लिए भी नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम के बीजों की खली
उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर उर्वरक, उर्वरक मतलब क्या हुआ? खाद, खाद के रूप में प्रयोग होता है। नीम के पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। ठीक है, किसका? नीम की पत्तियों का लेप। अब उसके बाद देखेंगे आगे, नीम की टहनियां जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांवों में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण रूप में किया जाता है। अर्थात मक्खी और पशु जो होते हैं, सॉरी, मक्खियों को भगाने के लिए, और जो पशु में देखेंगे जो किलनियां होती, किलनियां जानते हो, गाय बैल भैंस में देखे होंगे छोटे छोटे कीड़ा उसके स्किन पर रहते हैं, उसको बोलते हैं किलनियां। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी नीम का छाल और जड़ को पीस कर अर्थात चूर्ण बनाकर उपयोग किया जाता है। हो गया। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए। काफी लंबा समय तक रिकॉर्डिंग हो गया, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करता हूँ, पानी पी के आता हूँ, तब तक आप इसको बनाकर रखेंगे। ठीक है, कमेंट करके रखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर औषधालय है, औषधालय अर्थात औषधि, दवाई। तो औषधालय मतलब कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल का मैदान, फार्म हाउस। क्या होगा बताओ? ऑप्शन बी होगा। इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीजें अलग है। औषधालय अर्थात जिसमें औषध हो, औषधि हो। तो इस प्रकार से 71 का बी। तो ये 71 है, यहाँ पर बी है, इसको हम लगाएंगे गोला। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 72, नीम के पेड़ का किसानों के लिए उपयोगी भाग है। हमने जब अनुच्छेद पढ़ा तो कहीं पर किसान शब्द नहीं आया, तो कैसे इस प्रश्न को पूछ दिया गया है? देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका उत्तर छिपा है। क्या क्या ऑप्शन दिया है? बीज दिया है, छाल दिया है, टहनियां दिया है, पत्तियां दिया है। तो देखो, छाल का प्रयोग तो यहाँ पर दिया गया है पशुओं की किलनी को दूर करने के लिए, टहनियां दातुन के लिए होता है, पत्तियां जो है चिकन पॉक्स जब होता है, चेचक का जब होता है, इसमें देखेंगे चेचक की चिकित्सा में काम आता है। अब बच गया क्या? बीज। तो बीज के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में, उर्वरक अर्थात खाद के रूप में, तो खाद के रूप में कौन उपयोग करेगा? किसान करेगा खेत में। तो किसान के लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा? नीम का बीज। तो यहाँ पर 72 का बी सही उत्तर होगा। ये 72 यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसको हम लगाएंगे गोला। ठीक है। अब जो है प्रश्न क्रमांक, अब प्रश्न क्रमांक कौन सा लिए? 73, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई 3 ऑप्शन जो है इसके पर्यायवाची होंगे, एक इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ढूंढेंगे। निर्दोष अर्थात होता है जिसमें कोई दोष ना हो, तो दोष रहित अर्थात दोष के बिना, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये उत्तर नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमको जो नहीं है उसको ढूंढना है। त्रुटिहीन अर्थात गलती ना हो जिसमें, तो वो भी क्या होगा? निर्दोष का पर्यायवाची ही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पर सी दिया है बेजोड़, और यहाँ पर दिया है कुरूप। अब दोनों समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी संभावना को देखते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? कठिन लग रहा है तो इसमें अभी ज्यादा नहीं सोचेंगे, इसको फिलहाल छोड़ दिए रहते हैं, बाद में इसको हल करेंगे। ये तरीका होता है, अगर इसमें हम सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम चलते हैं 74 नंबर के प्रश्न। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है, कीट अर्थात कीड़ा मकोड़ा। तो देखो 4 ऑप्शन दिए, इसमें इसी जगह पर कीड़ा मकोड़ा है का उपयोग है, कीड़ा मकोड़ा का नाम है, ठीक है, इसी जगह पर नहीं, मतलब इसी जगह पर लिखा हुआ है कीड़े मकोड़े का। तो ये होगा ऑप्शन ए। तो 74 का ए। 74 कहां पर है?
ये 74 के हमने 73 को छोड़ा है, ध्यान रखेंगे ना। हमने कुछ प्रश्नों को छोड़े हैं, चित्र वाले में भी एक प्रश्न छोड़े और यहाँ भी एक प्रश्न छोड़े हैं। अब जो है प्रश्न क्रमांक 75, गांव में नीम की खाली स्थान का उपयोग दांत के ब्रूस के रूप में किया जाता है, किसका? टहनी का। तो 75 का सी, देखो कितना सरल था, 75 का सी। देखो ये 75 का सी, ठीक है, 75 का सी। अब आखिरी अनुच्छेद बचा, कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया है और इसमें लगभग 15 से 20 मिनट तो आप मानिए समझाने में समय निकल गया है ना भाई। तो परीक्षा में कम समय लगेगा, 1 घंटे से कम लगेगा इसमें। आखिरी प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक कौन सा? 76। इसके लिए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे, उसे कई भेंट मिली, उनमें जो है किताबें, खिलौने और कपड़े थे। किस लिए? अजीत का जन्मदिन था। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी, वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता अर्थात उसमें पानी डालता था। वह ज्यों ही सुबह जागता, भाग कर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखा। सुंदर है ना भाई। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े, है ना भैया। अब जो कलियां था वो फूल बन गए, उसको तोड़ भी लिया। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अजीत जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी, कौन सा था बताओ? रेस कार, कमीज, किताब, गुलाब का पौधा। तो यहाँ पर गुलाब का पौधा उत्तर आएगा क्योंकि इसमें उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 76 का सी, तो ये 76 का सी। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 77, ज्यों ही अजीत जागता, वह क्या करता था? जागता था, सोकर उठता था। वह पढ़ना प्रारंभ कर देता, वह पेड़ पौधे की ओर दौड़ता, स्नान करता, स्कूल चल देता। क्या देखे हमने कि वह जो है पौधे की ओर भागता था, अर्थात यहाँ पर पौधे की ओर दौड़ता। तो 77 का बी, ये हो जाएगा 77 का बी। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 78, पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? देख लो एक बार कितनी कलियां हैं। 2 छोटी कलियां आई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, तो 78 का सी। ये 78 कहां पर है? यहाँ पर सी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 79, प्रश्न क्रमांक 79, ठीक है। क्या है प्रश्न क्रमांक 79 में? अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? उसके मित्र को, उसकी चाची को, उसकी माँ और बहन को, उसकी माँ और चाची को। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आया हुआ है अपनी माँ और बहन को भेंट की, इसका मतलब उसकी माँ और बहन को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। तो 79 का सी, ये 79 है, यहाँ पर सी बोला लगेगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 80, रोमांचित शब्द का अर्थ है उदास नहीं है, ठीक है, उत्तेजित, भयभीत ये भी नहीं है, चकित, अब दोनों में से एक होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो है कुछ अलग से पढ़ के जाना होता है, जैसे समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, इन सबको पढ़कर अवश्य जाना चाहिए। तो आप जब पढ़ेंगे तो प्राप्त करेंगे कि रोमांचित का जो अर्थ होता है वो एक अर्थ उत्तेजित होना भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 80 का बी होगा, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक हमने 61 से 80 तक हल कर लिए, जिसमें एक प्रश्न छोड़े हैं। अब हम हल करेंगे गणित के प्रश्नों को। अब देखते हैं कि कितना समय बचा है। तो समझाने में लगभग 20 से 25 मिनट कम कर देना, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास 1 घंटा 4 मिनट हुआ है, मतलब लगभग पौन घंटा हुआ। 20 मिनट अगर कम कर देते हैं क्योंकि समझाने में समय लगा था। तो अब जो है हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो गणित के प्रश्नों को शुरू करते हैं, कहां से शुरू होता है? खंड, इसका है खंड ब, ठीक है, खंड ब यहाँ से शुरू होता है।
ये गणित के प्रश्न हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ना और गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक पेज में नीचे कच्चे कार्य के लिए जगह अर्थात रफ कार्य के लिए जगह रहती है, यहाँ पर आपको बना बना कर देखना है। चूंकि मैं बार बार इस प्रकार से ऊपर नीचे करूंगा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ पर जो प्रश्न के बाजू में छोटी सी जगह है वहां पर बनाऊंगा। आप लोग यहाँ पर नहीं बनाएंगे परीक्षा में, नीचे रफ कार्य की जगह उसे बनाएंगे। पेंसिल से रफ कार्य करना ताकि उसको मिटाते बने अगर जगह कम पड़ा तो। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन की मदद से बना सकते हो, ऑप्शन की मदद से बना सकते हो सबका निकाल कर, या फिर जो तरीका हमने बताया सबसे पहले मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन को लिखो, है ना। कौन सी राशि नहीं दिया है, दर दिया है 8%, उसके बाद समय दिया है 4 वर्ष, ब्याज हमको पता नहीं है, टोटल राशि पता है 6600। हम इसके समकक्ष में एक राशि और मान लेते हैं 100 रुपया, तो 8% दर हो जाएगा, 4 वर्ष समय हो जाएगा, तो 100 रुपये है मतलब 8% है, मतलब एक साल का 8 रुपया ब्याज, तो 4 साल का 8 चौक 32 रुपया ब्याज, तो टोटल हो जाएगा 132 रुपया इस मूलधन का। इस मूलधन का इतना मिश्र धन बन रहा है 132। अब 132 इससे कितना गुना छोटा है, या 132 से ये कितना गुना ज्यादा, इसको देखेंगे तो 6600 को हम 132 से भाग करेंगे, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66 कट रहा है, तो हम सीधा सीधा 11 से कटा देते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, ये 600, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 50 आ रहे हैं। तो इसका मतलब 100 132 से 50 गुना ज्यादा है, तो ये भी 50 गुना ज्यादा होगा, अर्थात 100 में हम 50 को गुणा करेंगे, मिल जाएगा 5000। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन बी। तो 41 का बी, ये 41 है, यहाँ पर हम बी को गोला लगा दिए। अब प्रश्न क्रमांक 42, 12 मीटर गुणा 10 मीटर के हाल की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। ऐसे जब भी आता है तो ज्यादा सोचना मत, सीधा सीधा आप चित्र बना दो। ये देखो मान लो ये चित्र है, किसका है, ये जो चित्र है हाल का है, जो ये 12 मीटर है और ये 10 मीटर है, ये 12 मीटर और 10 मीटर। अब इसमें लगाना है आयताकार पट्टी, तो आयताकार पट्टी लगाना है, इसकी जो साइज है ये 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब देखो ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो ऐसे में हिसाब किताब नहीं होता, तो जो मीटर है उसको भी आपको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो ये 100 से गुणा होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 1200 हो जाएगा, 1000 होगा। अब इसका आप निकालो क्षेत्रफल, निकालो क्षेत्रफल के आधार पे होगा 1200 गुणा 1000 और बटे इसका क्षेत्रफल 10 गुणा 8 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें टाइल्स का जो जितना इतना छोटा छोटा टाइल्स लगेगा तो अपने अपने क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, यहाँ अमल कर रहे हैं। तो ये एक शून्य कटेगा, यहाँ पर एक शून्य कटेगा, 8 एकम 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यहाँ पर 1000, 15 गुणा 1000 बराबर 15000 इसका उत्तर होगा। तो 42 का बी, ये 42 है, यहाँ पर बी में हम लगाएंगे गोला। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 43, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी है। जब ये प्रश्न उस समय पहले बार आया तो उस समय अधिकांश बच्चे इसमें घबरा गए, बहुत समय लिया इसमें। अब ऐसे मान लो कुछ नया प्रश्न आपके पास आता है जो आपको कठिन लग रहा है, अब ये कठिन है ये, तो ऐसे प्रश्नों को बाद में बनाना, आगे बढ़ना, क्योंकि इसमें सरल प्रश्न भी है वो मत छूटे। कठिन भले छूट जाए लेकिन सरल नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है। इसको तो आज आप बना लोगे जब वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न के अभ्यास कई बार आपने अब कर लिए हैं, लेकिन उस समय ये प्रश्न भी नया था विद्यार्थियों के लिए, इसमें भी उलझे थे। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ते हुए, पूरा परीक्षा में नहीं छोड़ना है लेकिन अभी फिलहाल छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम इसको छोड़ रहे हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। देखो इसको बना सकते हैं, एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी, अर्थात जितना चौड़ा है उससे डबल बना दो यहाँ पर लंबाई को। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार
तरणताल, तरणताल अर्थात टाइल्स होता है। इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। प्लाट की लंबाई क्या होगी? तो देखो, छोटा सा टाइल्स भी बनाओ। अब इस टाइल्स का जो माप है 8 मीटर है। अब इसको यदि इसमें लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पर लगा दिए, तो क्या बोल रहा है? ये टोटल का 1/8 घेरता है। ये टोटल 1/8 है। इसका ये टोटल का 1/8 है। तो 1/8 है मतलब इसमें एक ठो और लगेगा, यहाँ पर, इधर और लगेगा 3, उसके बाद ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 8 लगेगा। अब ये 1/8 है तो टोटल 8 लगेगा। अब इसकी जो लंबाई है, देख सकते हो भुजा की लंबाई 8 मीटर है, क्योंकि ये वर्गाकार है, तो ये भी 8 मीटर होगा। तो जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। 8, 8, 8, तो देखोगे 8 चौक 32, लंबाई 32 आ रहा है, 8, 8, 16 चौड़ाई आ रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या पूछा है? प्लाट की लंबाई पूछा है, तो लंबाई निकाल दो 32, ये इसका हुआ। ठीक है, तो 45 का बी। 45, अब जब छोड़ते हैं उस समय ध्यान से लगाना। हमने 2 प्रश्न छोड़ा है, तो एक बार फिर से क्रम देख लेना। हम बना रहे हैं 45 को, 45 का आया है बी, तो 45 यहाँ पर है और ऑप्शन बी को हम बना रहे हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर आया है। ठीक है, अभी 2 प्रश्न छोड़े हैं, टोटल 4 प्रश्न छोड़ दिए हैं। अब उसके बाद 45 के बाद 46 नंबर का प्रश्न देखेंगे। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को हल करने का बहुत ही सरल तरीका हमने बताए हैं। पहले लिखो रुपया, इस तरफ रुपया, इस तरफ वस्तु। रुपया देख सकते हो, 1 रुपया में 1 रुपये में 2 नींबू, तथा ये खरीदा है ना, ये खरीदने का है, ऊपर वाले खरीदने का। 3 रुपये में 5 नींबू बेचा, अर्थात 3 रुपये में 5 नींबू बेचा। ऐसे में हिसाब करना गड़बड़ होता है। तो वस्तु की संख्या को बराबर करो, एलसीएम निकालो। तो 5 दूनी 10 एलसीएम निकलेगा, तो इसको भी 10 बनाएंगे और इसको भी, सॉरी, 5 से गुणा करेंगे और इसको भी 10 बनाएंगे, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। जब ये 5 से गुणा हो रहा है तो एक भी 5 से गुणा होगा, अर्थात क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया। अब ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना होगा, तो 6 रुपये, तो क्रय विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपये। अर्थात 5 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने में? 5 रुपये में। इसको बदल दो प्रतिशत में, है ना, तो 5 एकम 5 बीसम 20%। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, 46 का डी। ठीक है, ये 46 का डी। प्रश्न क्रमांक कहाँ पर है? ये 46 है, तो यहाँ पर हम डी को लगाएंगे। अब जो है साथ ही साथ समय को देखते रहना, अंतिम अंतिम समय में समय को देखते रहना कितना बचा है। अभी देख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट, अर्थात लगभग 1 घंटा हुआ है। समझाने वाले टाइमिंग को हटा दिया जाए तो 1 घंटा के आसपास हुआ है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक किसको लेंगे हम? 47 को। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये भी बिल्कुल नया प्रश्न था उस समय। हालांकि अब ये बहुत आसानी से बन जाता है, अधिकांश बच्चे बना लेते हैं, आंसर भी कमेंट करोगे। उस समय ये भी कठिन था, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा छूट रहा है, गणित में ऐसे होता ही है। अब यहाँ पर देखोगे, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। टूट गए मतलब 500 अंडे में से 3, इतना अंडा खत्म हो गया, है ना। तो तुरंत आप यहीं से कैलकुलेशन कर लो, 500 का 3/25 अर्थात 500 को 25 हिस्सा करोगे तो 25 दूनी 50, एक हिस्सा हो जाएगा 20, 3 हिस्सा अर्थात 60 अंडा टूट गया। तो यहीं से तुरंत हिसाब लगा दो, 500 में से 60 घटा दो तो 440 अंडा बचा। अब शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, शेष बचे अंडों की संख्या है। 4/5 बेच दिया, इसका मतलब 1/5 बचा है कि नहीं? 5/5 यानी पूरा होता, 4/5 बेचा है तो एक भाग बचा ना भी। तो हमको जो है इस 440 का 5 भाग करना होगा और उसका एक भाग कितना है पता करना पड़ेगा। तो इसको यहीं से 5 से भाग कर दो, 5 हिस्सा, 5 एक तो चित्र बना करके 5 टुकड़ा करना है, अर्थात 5 से भाग करना है। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 88 आया एक भाग, तो वही एक भाग का मान निकालना था। ये इसका उत्तर हुआ 48 का बी, ये 48 का बी। ठीक है, हमने 47 नंबर के प्रश्नों को भी छोड़ा है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक लेंगे कौन सा? 49। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन है। अब देखो, ये एक घनाभ हो गया, एक घन हुआ, इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक और हो गया,
ठीक है, एक और हो गया, इसका भी वही है 10 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों को एक साथ रखेंगे तो इसका मतलब ये ऐसे 2 बार रखाएगा, रखाएगा नहीं रखाएगा। मैं सामने सामने फ्रंट वाले हिस्सा को बस रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये 10 और ये 10, ये हो गया 20 हो गया। बाकी लंबाई बस बढ़ा है, चौड़ाई तो वही 6, ऊंचाई भी वही 6 है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस नए घनाभ का जो साइज है 20 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई हो गया। अब इसका घनाभ निकालना है तो इसका हो जाएगा 2 और 3 बार 0 तो 2000। तो 2000 इसका इस घनाभ का आयतन निकलेगा। ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है। अब 49 का बी, ये 49 है और बी को हमने लगा दिया गोला। अब प्रश्न क्रमांक 50, 5045 ग्राम बराबर है। तो देखो 5045 ग्राम है ना भाई, ये अल्पविराम नहीं है, अल्पविराम है, दशमलव नहीं है। ठीक है, स्कैन करते समय थोड़ा सा छूटा है। अब इसको ग्राम को किलोग्राम बदलना है, क्या करते हैं 1000 से भाग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000 से भाग करेंगे तो ये 5000 है। अब भाग नहीं भी कर रहे हैं तो 5000 इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, 5000 धन 45। तो 5000 अर्थात 5 किलोग्राम हुआ कि नहीं हुआ। तो 5 किलोग्राम यहाँ पर भी है। फिर 45 ग्राम कहाँ पर है, ये है। तो ऑप्शन बी तो उत्तर हुआ, 50 का बी। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर बी है। देखो सरल प्रश्न, अगर कठिन प्रश्नों को बनाते रहते तो अभी तक हम यहाँ नहीं पहुंचते। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 51, ये काफी कठिन प्रश्न था। इसमें कहा गया है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या में 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो देखो सबसे पहले ऐसी संख्या आपको पता करना पड़ेगा जो 3 और 5 से विभाजित हो। परीक्षा में अगर अलग दे देंगे तो उसी प्रकार से करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे वो निकलेगा 15। तो 15 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से विभाजित होता है। अब हमें देखना है कि 15 जो है 100 तक की गिनती में कितने बार आता है, 15 का जो पहाड़ा है। तो इसके लिए आप 100 को भाग करो 15 से, तो 15 छक्के 90 है ना, ये हो जाएगा 15 छक्के 90। ठीक है, अब इसमें 10 शेषफल बचेगा, तो शेषफल से कोई मतलब नहीं है, भागफल जितना आया उतना ही संख्या होगा। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, 51 का डी। ये हुआ 51, ऑप्शन डी। अब प्रश्न क्रमांक 52, ध्यान से देखेंगे। इस संख्या में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। बहुत सरल प्रश्न है। 5 यहां पर है, एक बार 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 बार शून्य लगेगा। ठीक है, उसके बाद 5 यहां पर है, ये 5 यहां, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ये 0 5 1 2 3 और यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से 3 बार शून्य बीच में आया, कहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा। कॉन्सेप्ट अलग होता है ना, कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं तो अलग, यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक चलता है पूरा परीक्षा में। ठीक है, तो 52 का डी, ये 52 का डी। अब प्रश्न क्रमांक 53, निम्न को सरल करने पर प्राप्त होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, निम्न को सरल करने पर प्राप्त होगा। ध्यान से देखो, अब यहां पर देख सकते हो, इसको अगर एक एक ठो लिखते जाओगे तो काफी समय लगेगा। तो आपका पहला फोकस किसमें होगा, कोष्टक के अंदर, छोटा कोष्टक के अंदर इसको हल करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4, ये हट जाएगा। अब ये भाग में है, इसका मतलब 7/1 गुणा 4/7 हो जाएगा, पलटेगा ना, फिर ये 7 कट गया, 7 कट गया, तो इसके भीतर मिल गया 4। अब जब कोष्टक खोलेंगे ये हट जाएगा, तो यहाँ पर धन का चिन्ह है, फिर 4 है, तो इन दोनों का गुणा पहले होगा, ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप, 3/2 मिला है इसमें, और 3/2 में यहाँ पर 4 को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 होगा और 6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर सॉरी, ये 3 का 3 रहेगा। ठीक है, ये 3 का 3 रहेगा, ये 2 है तो, और ये हो जाएगा 1 दूनी 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 11/2, 11/2। अब ये बड़े कोष्टक के अंदर हमको मिल गया कितना, 11/2 मिल गया, है ना। अब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ ऋण का निशान है, तो गुणा पहले होगा, तो ये 2 और ये 2 कट गया, मतलब पूरा यहाँ पर हमको 11 मिला। तो 15 सही 1/2 ऋण 11 हमको प्राप्त हुआ।
तो 15 सहीहों में 11 सहीहों घटाना है, तो 4 सही 1/2 उसका उत्तर आएगा। अब 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2 इसका उत्तर हुआ। कहाँ पर है? ऑप्शन सी इसका उत्तर है। तो 53 का सी, 53 का सी, ये 53 है, यहाँ पर सी इसका उत्तर है। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 54, ये काफी कंफ्यूजन वाला था, लेकिन कंफ्यूजन अब आपका नहीं रहेगा। जब ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। एक उदाहरण बताता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे, क्योंकि कई जो है 1 को उत्तर मानते हैं, कई ऋण 1 को मानते हैं। यहाँ पर ऋण 1 है, ठीक है। तो इसका देखिए, यदि मैं ये कहूँ कि 5 को 4 से 3 बार गुणा करना है, 3 बार, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 1 बार, 4 2 बार, 4 3 बार, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? है ना? तो हम इसको बोलेंगे 5 को 4 से 3 बार गुणा किया गया। ठीक यहाँ पर ऐसे हुआ है, ऋण 1 को ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा करना, अर्थात ऐसे-ऐसे ये 100 बार लिखाएगा, 100 बार। तो ये 100 बार और ये 1 बार, तो 101 बार हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब 101 बार हम 1 को गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आएगा, और 101 बार हम ऋण को गुणा करेंगे तो क्या होगा? विषम संख्या 101, तो ऋण आएगा नहीं भाई। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है ऋण 1 होगा, ऑप्शन बी। तो 54 का बी, ठीक है। ये 54 का बी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 55, दोपहर 3:05 को लिखा जाता है। दोपहर अर्थात दोपहर बाद अर्थात पीएम, तो ये एएम तो उत्तर होगा नहीं। 5:30 ये उत्तर होगा नहीं। ये 3:50 है, ये 3:05 है, ये इसका उत्तर है। बहुत सरल था, 55 डी। तो 55 का डी। देखो, अब सरल प्रश्न बनाओगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, कठिन प्रश्न में भी उतना नंबर मिलेगा। अब सोचो, यदि कठिन प्रश्नों को हल करते रहते तो क्या अभी तक यहाँ पहुंच जाते? नहीं पहुंचते। अब प्रश्न क्रमांक हम पहुंचते हैं 56 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 56, उसके बाद जो छूटा है उसको बनाते जाएंगे। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? अब समझ में नहीं आ रहे हैं। 6 से भाज्य अर्थात इन सबसे भाग चल जाने वाली। ऑप्शन है, मदद ले लो। 36 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में 60 भी आएगा, 3 के पहाड़ा में 80 नहीं आएगा, ये कट गया। 90 भी आएगा। अब 4 नियम 36, 15 चौक 60, 90 भाग नहीं जाता 4 से, ये भी कट गया। अब उसके साथ साथ 5 इससे नहीं जाता। अब बाकी एक ही बचा जो 5 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, अब 6 से भी जाएगा, तो इसका उत्तर होगा। दूसरा, इसका एलसीएम निकाल दो तो भी 60 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन की मदद से बना सकते हो। तो 56 का बी, तो यहाँ पर ये 56 है, ठीक है। 56 कहाँ पर? यहाँ पर है। तो 56 का बी, ये 56 है, ये बी, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 57, ध्यान से देखेंगे। 150% बराबर है, प्रतिशत को हटाना है, सिंपल सी बात। 150% 100 से भाग करोगे, एक शून्य एक शून्य एक शून्य, यहाँ पर दशमलव, 1.5 इसका उत्तर होगा। या ऐसे भी देख सकते हो, ये है 100 धन 50% है, तो 100% मतलब सही हो होता है, 50% मतलब आधा, तो 0.5 ऐसे भी। तो 57 का ए, ये 57 का ए उत्तर हुआ। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा? 58, निम्न को भिन्न रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। तो भाई दशमलव उसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा ना भाई। अब इसमें दशमलव हट गया, अब सबके बटे में 100 है, तो एक बार 100 लिख दो। अब 275 हो जाएगा दशमलव हटने के बाद। अब उसके बाद यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है, ऋण है, तो धन वाले पहले ले आओ। 475 हुआ, उसके ऋण 125, ऋण 380, है ना। अब चाहो, यदि पूर्णांक नियम जानते हो, तो ऋण और ऋण भी जुड़ेगा और धन भी जुड़ेगा। अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करना, पहले इसको कर लो, जोड़ लो पहले। 275 और 475, तो 75 75 150, 400 और 200 600, तो 750 इसका उत्तर हुआ। अब 750 में 125 पहले घटा दो, है ना भाई। तो कितना आ जाएगा? ये 5, ये 2 और ये 6 में से गए 525 आ गया। अब 525 में आप घटा दो 380 को, 380 को घटाएंगे, है ना भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, 75 75 150, है ना भाई, और 4 2 6 1 7,
125 को घटाएंगे, यहाँ पर 5, अच्छा ठीक ठीक, ये 7 में से जो है 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है, 625, ये मैंने हासिल ले लिया था, ठीक है, ऐसी थोड़ी गलती होता है। अब उसके बाद यहाँ पर 6 में से 3 घटाएंगे, एक बार फिर देखते हैं, 5 यहाँ घटाए, 12 में से 8 घटाए 4, अब यहाँ पर 5 में से 3 घटाएं 2, हो जाता है कई बार, ठीक है, लगातार अभी पढ़ा रहे हैं तो बीच में कहीं पर चूक हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 245 बचा, 245 बचा है, बटे में 100 है, तो इसको जब भाग करेंगे तो 100 दूनी 200, 2 सामने आ जाएगा, 45 ऊपर और 100 नीचे, तो 5 नियम 45, 5 दूनी 10, 20, तो 2 सही 9/20 आया। अगर यहाँ पर गुणा भाग में गलती रहता तो निश्चित तौर पर हमको ऑप्शन में उत्तर नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हम उस गलती को ढूंढ डालते, ठीक है। यहाँ पर कुछ अनुभव हुआ था मुझे, इसलिए तुरंत रोका था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 58 का ए, ठीक है, 58 का ए उत्तर होगा, ये हुआ 58 का ए। अब बच गए 2 प्रश्न, इसको हल करते हैं, 2 प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर बचा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों इतना से बनती हो जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। तो देखो इन अंकों से बड़ी संख्या बनाना है, बड़ी संख्या बनाने का नियम क्या है, बड़ा अंक पहले, फिर 7, फिर 6, है ना, मतलब धीरे धीरे छोटा करते जाना है, फिर 3, फिर 0, जो दिया गया उसको घटते क्रम में लिखो। छोटी संख्या बनाना है तो छोटे को पहले करोगे, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 दूसरे जगह पर आएगा, 3 पहले आएगा, उसके बाद 6, 7 और 9, इसका क्या पता करना है, अंतर घटा देते हैं। तो 10 में से 9 गए 1, 12 में से 7 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 6 का 6 और 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पर 66,951, ऑप्शन सी इसका उत्तर हुआ, प्रश्न क्रमांक 59 का सी, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 60, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, शून्य एक विषम संख्या है, गलत बात, शून्य एक सम संख्या है, ऐसा ये भी नहीं होता, शून्य एक अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, उसके बाद 7, फिर 11, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाता है, ये 1, 3 है ना, फिर 5, 7, इस 1 मिनट 7 इस प्रकार से आगे जाता है। अब शून्य न तो सम है और न विषम है, जब बाकी ऑप्शन सही नहीं है तो ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, तो 60 का डी। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट राउंड में जितने भी प्रश्न हमको समझ में आए उसको बना दिए। अब हम क्या देखेंगे, टाइम को देखते हैं कितना बच गया, टाइम तो पर्याप्त बचा है, अभी 1.5 घंटा हुआ है ना भाई, 1.5 घंटा हुआ है, समझाने का समय को आप माइनस कर दो तो लगभग ये 1.25 घंटा लगा, चलो आपके लिए 1.5 घंटा मान के चलिए, है ना, तो आधा घंटा का समय बच गया। अब उस आधा घंटा में बचे हुए सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो गणित के सवाल थे उसको हल करें क्या, नहीं, जो चित्र वाले सवाल थे उसको सबसे पहले हल करेंगे, क्योंकि उसमें भी 1 नंबर का ही है, बाकी भी 1 नंबर का है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, ये हमने पहला छोड़ा था, हमने टिक भी लगाया था। अब इसको ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहले तो हमने देख लिया था कि सब में समानता है, अब इसी प्रकार से सभी को सीधा करने का प्रयास करते हैं, ऐसी आड़ी, तो ये आड़ी है, इसको भी करेंगे तो हम इस प्रकार से घुमा देते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये देखो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना भाई। उसके बाद इस प्रकार से प्लस यहाँ पर, अब देखते हैं इसमें और इसमें अंतर हो गया दिशा में, हो गया ना भाई। इसको भी घुमाएंगे, ऊपर है ना, इसको नीचे करेंगे तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये घूम जाएगा इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से घूम जाए, ऐसे होगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहला और तीसरा बिल्कुल सेम है। अब इसको भी घुमाएंगे इस प्रकार से, है ना, तो ये ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा और यहाँ पर प्लस। अब देखते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा अर्थात ए सी डी तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है, तो ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। अब हम इसको जो क्रॉस किए थे इसको मिटा देंगे, अब इसको बना चुके हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है पहला का, उसको गोला लगाएंगे, ओएमआर शीट निकालेंगे, कहाँ पर है, ये ओएमआर शीट यहाँ पर है। अब उसके बाद जो पहला ऑप्शन है उसको हम गोला लगाएंगे, ये देखिए ये पहला ऑप्शन, पहला का कौन सा, बी, तो पहला का बी यहाँ पर हम गोला लगाएंगे, बन गया। चित्र वाले प्रश्न पूरा हो गए। अब जो है, जो भाषा वाले बचे थे उसको भी बना लेना, और उसके बाद गणित को, इसमें आप स्वतंत्र है, तो चलिए गणित को भी बना लेते हैं, है ना भाई।
एक बार ऐसे देखते, कौन-कौन सा देखते जाओ, कौन-कौन सा छूटा था, 5, 6, 7, है ना? ये सब बनते गया। जहाँ पर क्रॉस किए मतलब वो नहीं बना है ना? कौन सा नहीं बनाए थे? अच्छा 40 नंबर तो पूरा बना लिए थे ना इसमें से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से। तो हमने यहाँ पर देख सकते हो 43 नंबर को छोड़ा था। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्या कहा गया यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है ना? कोई व्यक्ति है, यहाँ तक पहुँचना है। जाने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुँचता है। मान लो यहाँ पर 12 बजे पहुँचना था। 12 बजे क्यों किए? क्योंकि 12 बजे के हिसाब से हिसाब लगाना आसान होता है। तो 12 बजे पहुँचने का उसका टाइमिंग था, लेकिन वो 12 बजे ना पहुँच कर के 10 मिनट देरी से पहुँचा, अर्थात 12 बज के 10 मिनट में वो पहुँचा। 12:10 को पहुँचा, है ना भई? 12:10। अब यदि वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, अर्थात 11:50 को पहुँचेगा। पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा? अगर 12 बजे पहुँचना था, 30 की स्पीड में जाएगा 10 मिनट देरी से, और 42 की स्पीड में 10 मिनट पहले से। इस प्रकार दोनों चाल में उसको अंतर लगा है समय का, देख सकते हो। इसमें 10 मिनट ज़्यादा, इसमें 10 मिनट कम, तो टोटल 20 मिनट का अंतर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? वास्तविक समय निकालेंगे। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। हमें एक ही सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम समय का निकाल लेते हैं। समय यहाँ आ जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगा। तो पहले चाल में यदि हम उसको S1 मानते हैं, पहला चाल को, है ना भई? तो पहले चाल में जो समय हो जाएगा, दूरी अर्थात d बटा 30 2 घंटा हो जाएगा, है ना? अगर ये किलोमीटर में है या किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो पहला चाल को जो समय है d बटा 30 घंटा। उसी प्रकार दूसरा जो चाल है d बटा 42 घंटा, 42, ठीक है? अब दोनों का अंतर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे में, ठीक है? यहाँ पर लिख रहा हूँ d बटा 30 ऋण d बटा 40। अब दोनों समय का अंतर हमको कितना मिला? 20 मिनट, अर्थात 20 बटा 60 घंटा। मिनट को हमने घंटा में बदल दिया। अब इसको हल करते हैं। ये 42 था ना भई, ये 42 है। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 30 गुणा 42 नीचे में हो जाएगा, और 42d यहाँ हो जाएगा, है ना भई? उसके बाद ऋण 30d बराबर ये 20 या 60, तो 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद 42 में से 30 घटाओगे 12d बचेगा, और ये हो जाएगा, ये 30 गुणा 42 है वो इस तरफ चले जाएगा ऊपर में, 30 गुणा 42 और बटे में 3 रहेगा। अब उसके बाद ये 12 जो इसमें आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद हल करते हैं तो ये हो जाएगा, अच्छा कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 42 और 30 ही ना क्वेश्चन? हाँ, 42 और 30 ही है। तो अब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दहाम 30, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा, ठीक है? 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, तो 7 पंचे 35, तो 35 किलोमीटर उसका दूरी आया। कितना आया? 35 किलोमीटर इसकी दूरी आया। ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन बी है। तो 43 का बी। ये 43 नंबर कहाँ पर है? हम छोड़े थे, बी को लगाएंगे। उसी प्रकार आप देख सकते हो 44 को भी छोड़े हैं, अब 43 को जो कट किए थे ये हट गया। अब यहाँ पर 44 को बनाते हैं। एक यात्री गाड़ी, है ना? चलिए सबसे पहले बाकी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि काफी ज्यादा इसमें हौच पौच हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अब देखो एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ना भाई? इस चाल से चलती है रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी। तो इसको हल करने का तरीका मैं बता चुका हूं और बताता हूं। यहाँ पर जो है एक रेलगाड़ी है, ये जो है कब निकलता है? ये स्टेशन है मान लो, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलता है ना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, अर्थात एक और मालगाड़ी है वो चलना शुरू कर देती है, उसके 6 घंटे बाद निकलता है। अगर ये 12 बजे निकला है तो ये 6 बजे निकलेगा, क्योंकि 6 घंटा कहा गया है ना भाई? ये 12 बजे निकला है तो 6 बजे निकलेगा, 6 घंटा बाद। अब 4 घंटे के बाद
माल गाड़ी से आगे हो जाता है, अर्थात ये गाड़ी 4 घंटे के बाद यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको केवल 4 घंटा लगा और 1 घंटा में 80 किलोमीटर अर्थात 4 घंटे में 320 किलोमीटर, 8 चौक 32 होगा ना भई? अब यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया 332 किलोमीटर, इसको जाने में लगा है केवल 4 घंटा और यहाँ तक कितना बज गया था? 10 बज गया था, अगर 6 बजे निकला था। लेकिन मालगाड़ी की बात करें तो यहाँ 12 बजे निकला था और यहाँ तक ये 10 बजे पहुँचा था, 10 घंटे का समय लगा। तो 10 घंटे यहाँ हुआ। अब इसको हम भाग कर देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मालगाड़ी का निकल गया, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ गया। ठीक है? तो 44 का ए, यहाँ पर 44 है, ऑप्शन ए। ठीक है? अब प्रश्न क्रमांक कौन सा छोड़े थे? मैंने तो सबको मिटा दिया। तो चलो इसमें से चेक करते हैं ओएमआर शीट से। ठीक है? एक 40, 42 सबको बनाते गए। यहाँ पर 46 भी है, 47 नंबर छूटा है देखो। तो 47 नंबर को बनाएंगे अब। कहाँ पर है 47 नंबर? आप देख सकते हो, यहाँ पर है। 500 में बेचने पर हानि होती है। ये वस्तु है, अगर 500 में बेचते हैं तो हानि होता है, 700 में बेचते हैं तो लाभ होता है। जितना इसमें हानि होता है उससे 3 गुना लाभ होता है, 3 गुना। तो देखो भाई, यहाँ पर वस्तु है तो वस्तु को कम में बेचेंगे तब घाटा होगा, ज्यादा में बेचेंगे तो फायदा होगा। जितना कम में बेच रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा बेच रहे हैं, है ना भाई? तो इसका मतलब टोटल 4 हिस्सा हो रहा है कि नहीं गैपिंग के बीच। तो हम इन दोनों के अंतर निकालेंगे, 200 निकलेगा, इसको 4 से भाग करेंगे तो एक का अंतर निकल गया 50, अर्थात यहाँ पर 50 रुपए कम में बेच रहा है, इसमें से 50 रुपए कम में बेच रहा है, तब उसको घाटा हो रहा है। तो 500 और 50, 550 इसका उत्तर हो जाएगा। 47 का जो है ऑप्शन बी उत्तर होगा, 47 यहाँ पर बी। उसके बाद और कौन से प्रश्नों को छोड़े थे इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है? 47, 48, 49, 50 यहाँ पर है, 51, 52। ऐसे ही आपको करना है, मैं पूरा प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। ठीक है? क्या क्या करना है आपको देखना है, कैसे चेक करना है, ये सब चीज आप समझिए। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 73 नंबर छूटा हुआ है। तो 73 नंबर का प्रश्न क्या था, देखते हैं ध्यान से। अब आखिरी प्रश्न छूटा हुआ है 73 नंबर। अब कितना समय बचा है देखो, 1:37 हुआ है, बहुत ज्यादा समय बचा है अभी। अब इसको हल करते हैं तो देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? तो हमने दोष रहित और त्रुटिहीन को तो मार्किंग कर दिया था कि ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि दोनों पर्यायवाची है। अब बेजोड़ और कुरूप, तो बेजोड़ कब बोलते हैं, कुरूप कब बोलते हैं, इसको देखिए। बेजोड़ मतलब बोला जाता है अद्भुत, एक प्रकार से अनोखा, तो उसको कब बोलेंगे, जब लाजवाब ऐसा शब्द बोला जाता है। इसका मतलब उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं रहता, तभी वो बेजोड़ है। और कुरूप यानी जो अच्छा नहीं दिखता, जिसका रंग रूप मतलब सामान्य नहीं रहता है, अलग दिखता है, सामान्य से मतलब अच्छा नहीं दिखता, वो कुरूप कहलाता है ना? इसके लिए एक तो शब्द है, लेकिन वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता वो शब्द बोलना। ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसमें जब कोई गलती नहीं रहता, तब अर्थात कोई कमी नहीं रहता, तो उसको बेजोड़ कहा जाता है, लाजवाब कहा जाता है। यहाँ पर कमी पता चल रहा है कि सही नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता। तो अगर हम दोनों की संभावना को देखें तो यहाँ पर हमको कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है संभावना में बिल्कुल 100% है, क्योंकि बाकी तीनों नहीं है। तो 73 का हम डी को आंसर देंगे अपने अनुसार से। तो यहाँ पर 73 है, ऑप्शन डी को उत्तर लगा दें। इस प्रकार से आपने टोटल 80 प्रश्नों को हल कर दिया। अब जब आप ओएमआर शीट में पूरी हर प्रश्नों को गोला लगा दिए हैं, तब आपको पता चलता है कि कहीं पर गलती हो गया है कोई क्वेश्चन में, तो भी आपको सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आप लगा चुके हो। अब आपको करना यह है, ध्यान से देखना है, ऐसे गोलों को देखना है जिसको आपने सही तरीके से कलर नहीं कर पाए, उसको ध्यान से भरना है। जैसे कि देखो ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो उसी को आपको पूर्ति करते जाना है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाएगा इसको समझा। और अभी भी आपके पास 15 से 20 मिनट शेष बचे रहेंगे। तब आपको क्या करना है, ओएमआर शीट में जो आप एंट्री किए हो, इसको तो आपके टीचर चेक कर लेंगे, वहां पे पर्यवेक्षक थे, इसको आप भरे होंगे शुरुआत में। इसको भरने का तरीका मैं बता चुका हूँ, उसी अनुसार से भरना है। आप उत्तर को जो है एक बार बिल्कुल देख लेना कि कोई छूटा तो नहीं है, एक एक ठो को गिन करके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक एक को चेक कर लेना, कहीं पर कोई छूटे मत। कहीं कोई गोला आधा अधूरा थोड़ी भराया है, ठीक से भरना है ना भाई। ये पूरा, और हो सके तो यहीं पर जो है आप काउंटिंग कर लेना कि कितना नंबर अगर समय बचा तो।
अब लास्ट में जो है यहाँ पर आपको दस्तखत करना है। जैसे कि आपका जो भी दस्तखत जैसे भी करते हो, जैसा प्रवेश पत्र में लिखा है उसी प्रकार से करना है। ठीक है? यहाँ पर दस्तखत करना है, यहाँ पे टीचर करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आप कंप्लीट रूप से पेपर को दिला लेंगे। इसके बाद आप यह भी देखना कि आपने जो यहाँ पर एंट्री किया है, यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं है, सब बार-बार देख लेना, ठीक है? लेकिन कक्षा को जब तक टीचर नहीं बोलते तब तक छोड़ना नहीं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताना, ये क्लास बहुत मेहनत से बनाया गया और कौन-कौन बच्चे लास्ट तक देखे हो ज़रूर कमेंट करना अपने नाम को, मैं जानूँगा कि कौन-कौन बच्चे इस वीडियो को पूरा अटेंड किए हैं। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।